हेलो दोस्तों। कल मैंने बात की थी लैंड यूज के ऊपर कि लैंड यूटिलाइजेशन दुनिया में कैसे है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने एक टॉपिक कवर किया था, वर्ल्ड एग्रीकल्चर फार्मिंग सिस्टम। उसके बारे में मैं कुछ, आज वो इनकम्प्लीट था तो मैं पूरा उसको करना चाह रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो उसी से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल मेथड एंड सिस्टम। कि दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर के जो मेथड्स हैं, जो सिस्टम है, वो कैसे डेवलप हुए हैं, कब क्या हुए हैं। अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो दुनिया भर में हम सभी जानते हैं कि अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह की लैंड जो है, क्वालिटी या टेरेन का जो सरफेस का जो हमारे जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। इसी तरीके से जो क्लाइमेट है वो अलग अलग तरह है। तो और जो लोग हैं वो भी उसको फॉलो करते हैं। तो जो मेथड्स में हमने देखा कि वर्ल्ड फार्मिंग सिस्टम में, जैसे आज मैं बात करूं कि जो आइस कैप एरियाज हैं, जहां पर परमानेंट स्नो कवर्ड एरियाज हैं, वहां पर खेती नहीं हो सकती है। या जो वाटर बॉडीज हैं वहां पर खेती अगर होती भी है तो वो अलग प्रकार की होती है। ट्रेडिशनल जो सिस्टम से हम खेती करते हैं वो नहीं हो सकती। तो इस तरह की एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए दुनिया में कुछ मेथड्स डेवलप हुए हैं। उसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ आर्द्र कृषि की या ह्यूमिड फार्मिंग की। ये कृषि दुनिया के उन क्षेत्रों में विकसित हुई है जहां जो जलवायु है उसमें वर्षा की मात्रा लगभग 150 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर या उससे भी ज्यादा होती है। और यहाँ ऐसे एरियाज में उन क्रॉप्स को डेवलप किया जाता है जो ज्यादातर वेटलैंड एरिया में प्रोड्यूस की जाने वाली होती हैं, जैसे राइस इसका मेन एक है, या मेस्टा, जूट, इस तरह का जो और जो क्रॉप है। और अगर इसमें लैंड स्लोपी है तो यहाँ टी कल्टीवेशन भी होता है, क्योंकि इसमें हैवी रेनफॉल चाहिए, हाई रेट ऑफ रेनफॉल इसमें जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से आर्द्र प्रदेशों के अंदर जो कृषि का जो स्वरूप विकसित हुआ है वो आर्द्र कृषि के रूप में हुआ। दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्षा की मात्रा न्यून होती है या नहीं के बराबर होती है। जहां न्यून मात्रा होती है वहां जो कृषि का प्रकार है, अगर मैं बात करूं एरियाज की, तो ज्यादातर जो मध्य एशिया के देश हैं या ईरान या अरब के जो क्षेत्र हैं, जैसे इजराइल तक अगर हम देखें उसको, या भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं जहां लगभग 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ऐसी क्षेत्रों में जो कृषि का स्वरूप है वो शुष्क कृषि के रूप में या ड्राई एग्रीकल्चर फार्मिंग के रूप में देखा जाता है। शुष्क भूमि कृषि, ड्राई लैंड फार्मिंग इसको कहते हैं। और इसका एक बहुत ही साधारण सा क्षेत्र है कि भूमि के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो नमी उपलब्ध होती है, जो सॉइल मॉइस्चर होता है, उसके आधार पर वो खेती की जाती है। तो ये शुष्क भूमि कृषि जो है उन क्षेत्रों में है जहां लगभग 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। और ऐसे क्षेत्रों में किसान जो है भूमि की वर्षा आने से पहले जुताई कर देते हैं, और प्लगिंग करने के बाद वो जो वर्षा का पानी है वो जब मिट्टी में चला जाता है तब उसको वो लेवलिंग करके और उस सॉइल के अंदर उस मॉइस्चर को मेंटेन करते हैं, और उस मॉइस्चर के आधार पर ज्यादातर मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार जो ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसमें शुष्क भूमि के अंदर अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर मध्य एशिया या अरब या इस तरह के जो क्षेत्र हैं, पश्चिमी भारत, यहाँ पर इस प्रकार की कृषि का प्रचलन पाया जाता है। तीसरा मैं बात करूं इरिगेटेड फार्मिंग का, कि जिन क्षेत्रों में 150 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है, जहां पर भूमिगत जल की उपलब्धता है, जहां पर सतही जल की उपलब्धता है, वहां पर इस तरह की जो है साल में 2 फसलें ली जाती हैं इन क्षेत्रों में। इसको हम सिंचित कृषि के रूप में भी देखते हैं कि सिंचित कृषि जहां सामान्य रूप से वर्षा अगर होती है तो वर्षा के आधार पर, खरीफ जैसे भारत की बात करूं तो यहाँ खारिफ सीजन होता है, रेनी सीजन जो होता है, और उसमें अगर अमूमन हम देखते हैं कि अगर रेनफॉल अच्छा है तो यहाँ पर बहुत सारी जो है क्रॉप्स खारिफ के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। लेकिन जब कभी रेनफॉल में कमी होती है तो जो है ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर को, सरफेस वाटर जैसे रिवर है तो रिवर से एक डैम प्रोजेक्ट बना के और उसके ऊपर जो है कैनाल डेवलप की जाती हैं, या कोई पॉन्ड सिस्टम के थ्रू, या फिर वो ट्यूबवेल और वेल के थ्रू जो है उसमें
इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और यही हाल रबी का है। रबी जिसको हम विंटर क्रॉप कहते हैं, इसमें भी बहुत जगह बारिश होती है। भारत जैसे देश में जहां पश्चिमी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो जो है विंटर जो रेनफॉल है इसको हम आवट के रूप में भी देखते हैं, और ये रबी क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर ये रेगुलर होती है तो जैसे वीट की जो क्रॉप है इसके लिए जो है इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती अगर ये प्रॉपरली होती है। पर जब कभी इसमें कमी आती है तो फिर आर्टिफिशियली जो है वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इरिगेशन। और ये जो है उसी के माध्यम से है, चाहे वो कुओं के माध्यम से किया जाने वाला हो, चाहे वो ट्यूबवेल के माध्यम से हो, चाहे वो नहरी क्षेत्रों के रूप से हो। तो सामान्यतः जिन क्षेत्रों में 150 से 200 सेंटीमीटर तक जो है बारिश होती है वो आर्द्र क्षेत्रों में आ गए। जहां 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा प्राप्त होती है वो सिंचित क्षेत्रों में आ गए। जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है वो शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो तीन मुख्य प्रणालियां हैं। चौथी जो हमारे पास सिस्टम है वो है लैंड यूज टेक्निक में इंटेंसिव फार्मिंग और एक्सटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव की जहां तक बात है तो इंटेंसिव दुनिया के उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है, जैसे दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया। ये दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। अगर मैं इसको दक्षिण एशिया में पाकिस्तान से शुरू करके और पूर्वी एशिया में जापान तक चला जाऊं तो जापान को अगर हम छोड़ दें तो चाइना तक जो है दुनिया के ये जितने भी देश हैं जो दक्षिण एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया में आते हैं, ये दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाला क्षेत्र है। और ऐसी इतनी बड़ी जनसंख्या को पेट भरने के लिए जो है अनाजों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो है कृषि का छोटा से छोटा भूमि का छोटा से छोटा भाग भी यहाँ कृषि के अंतर्गत उपयोग में लाया जाता है। इसमें दो प्रकार की कृषि होती है। जहां 75 या 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है उन क्षेत्रों में चावल प्रधान कृषि है। और एक कहावत भी है कि कम चावल ज्यादा लोगों का पेट भर सकता है। और ये वो क्षेत्र हैं जो दुनिया की महान नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं, या दुनिया की सबसे ज्यादा महान नदियां इन्हीं क्षेत्रों में बहती हैं। अगर मैं दक्षिण से शुरू करूं इसको दक्षिण एशिया से, तो इंडस, देन इंडस सिस्टम, गैंगेटिक सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा सिस्टम, देन इरावदी सिस्टम, साल्वीन, मीकांग, मीनाम, यांगटी, सीकियांग, और लास्ट में हम देखते हैं चाइना की जो सबसे बड़ी रिवर है हुआंगहू। वो तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है इसकी खास विशेषताएं जो है उसमें ये है कि ये फर्टाइल सॉइल लाते हैं अपने साथ। रिवराइन जो डेल्टा डेवलप होते हैं इनमें सॉइल फर्टाइल है। इन क्षेत्रों में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के कारण जो है एग्रीकल्चर के लिए जो लेबर है वो बड़ी चीप अवेलेबल हो जाती है। साथ ही यहाँ राइस कल्टीवेट किया जाता है, राइस या पैडी जिसको हम कहते हैं, वो अधिक जनसंख्या का पेट भर सकता है। लेकिन जहां 75% से कम रेनफॉल है, 75 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल है, वहां अदर क्रॉप डोमिनेंस होती है। और भारत जैसे देश में जहां पर गेहूं या जो है ज्यादा पैदा किया जाता है, यूरोपियन कंट्रीज में अगर हम देखें तो ओट्स भी काफी ज्यादा जो है अनाज के रूप में देखा जाता है। तो अगर हम इसको इस रूप में देखें कि दुनिया में एक बॉर्डर लाइन अगर मैं इंडिया से खींचूं, इंडिया के सेंटर पार्ट से, तो इंडिया के ईस्टर्न साइड में अप टू जापान तक वो राइस डोमिनेंट एरिया जो है बन जाता है। और अगर इसको मैं पाकिस्तान के थ्रू वेस्टर्न साइड में देखूं तो ये अमेरिका तक जो है ओट्स, वीट या बार्ली के रूप में जो है ये देखा जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है दूसरी क्रॉप डोमिनेंस में। और खास तौर से अनाजों में जो खाए जाने वाले अनाज हैं उनमें जो विंटर सीजन में प्रोड्यूस किए जाने वाले हैं उनमें वीट है, बार्ली है, ओट्स है। और जो है हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि अगर क्लाइमेट सुटेबल है, जैसे इंडिया में बंगाल की बात करें, यहाँ पूरे साल हम राइस प्रोड्यूस करते हैं और नेमली 3 क्रॉप के रूप में हम उसको देखते हैं, ओस, अमन एंड बोरो। तो ये जो फार्मिंग सिस्टम है इसको हमने इंटेंसिव इसलिए लिया क्योंकि यहाँ जनसंख्या अधिक है, जमीन का छोटा भाग भी काम में लिया जाता है, और प्रति व्यक्ति जमीन की उपलब्धता, कृषि भूमि की उपलब्धता भी बहुत कम है। भारत जैसे देश में ये 1.5 हेक्टेयर से भी कम है, 1.5 हेक्टेयर से भी कम प्रति व्यक्ति पाई जाती है। इसके विपरीत अगर मैं विस्तृत कृषि या एक्सटेंसिव फार्मिंग की बात करूं तो ये उन देशों में है जो दुनिया के विकसित देश हैं, जहां जनसंख्या न्यून पाई जाती है।
अगर मैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अमेरिका, रशिया या अदर जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं उनकी बात करूं तो यहाँ जनसंख्या कम है, लेकिन भूमि की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 600 हेक्टेयर से भी ज्यादा है। यहाँ जो कृषि का स्वरूप है वो विस्तृत कृषि और खास तौर से बाजार के लिए है कि यहाँ जनसंख्या न्यून होने के कारण जो है अनाजों की उपभोक्ता, जो अनाजों का उपभोग है वो न्यून मात्रा में या कम होता है। और जबकि अगर वहाँ जो प्रोडक्शन देखें, और अगर मैं अमेरिका या कनाडा की बात करूं तो यहाँ दो तरह के व्हीट प्रोड्यूस जैसे किए जाते हैं, विंटर व्हीट और स्प्रिंग व्हीट। अगर मार्केट की बात करें तो अमेरिका का पूरा जो कॉर्न बेल्ट है, क्योंकि अमेरिका की पॉपुलेशन अगर हम देखें तो 28 करोड़ की जनसंख्या है, जिसके लिए बहुत ज्यादा उत्पादित करते हैं वो गेहूं अपने मांग से ज्यादा, और उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं, निर्यात करते हैं। इसी प्रकार जो मक्का वहां पैदा की जाती है एक बहुत बड़े क्षेत्र में पूरी की पूरी पेटी है, और उसका जो उपयोग है वो वहां की पोक इंडस्ट्री में यूज होता है, और वो दुनिया भर में अपने पोक को एक्सपोर्ट करता है। और इस तरह से विस्तृत कृषि का जो स्वरूप है, ये ऑस्ट्रेलिया को अगर हम देखें तो वो अपने गेहूं का पूरी दुनिया को जो है खास तौर से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह से कनाडा की पॉपुलेशन जो है 2 करोड़ के आसपास है, लेकिन वो अपनी मांग से ज्यादा बहुत ज्यादा अनाज उत्पादित करके और उसको जो है अंतरराष्ट्रीय, तो विस्तृत कृषि का जो एक स्वरूप है वो कम जनसंख्या है जिन क्षेत्रों में, और जो वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा विकसित हैं। ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का अधिकांश भाग जो है वो उद्योग और औद्योगिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, जबकि कृषि में 5 या उससे भी कम प्रतिशत लोग जो हैं जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ जो एक सबसे बड़ी देखने की चीज है वो ये है कि यहाँ वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक तकनीकों के कारण जो है यहाँ खेती की जाती है। उसमें मशीनों का उपयोग किया जाता है, उसमें रासायनिक खादों का उपयोग किया जाता है, कीटनाशक खरपतवार नाशकों का उपयोग किया जाता है, और हाई यील्ड वैरायटी HYV सीड्स का उपयोग किया जाता है, यानी बोनी और अधिक उपज देने वाली किस्मों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर आर्टिफिशियल रेनफॉल का भी जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार की जो विस्तृत कृषि या एक्सटेंसिव फार्मिंग है ये दुनिया के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां न्यून जनसंख्या और वैज्ञानिक रूप से वो देश विकसित हैं, तकनीकी रूप से विकसित हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जो है इस कृषि का विकास हुआ है, और ये मुख्यतः बाजार के लिए की जाती है, खास तौर से अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए। अगर मैं कृषि प्रणालियों की बात करूं, एग्रीकल्चर फील्ड सिस्टम की, तो हमारे यहाँ ये चीज देखने को मिलती है धरातल पर कि दुनिया भर में अलग अलग लोग हैं, तो अलग अलग समाज विकसित हुए हैं, और उन समाजों के कारण अलग प्रकार की एक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। दूसरी बात, प्रत्येक प्रादेशिक स्तर पर उसकी अपनी विशेषताएं पाई जाती हैं। तीसरा, अगर मैं बात करूं कि जो धरातल है उसका अपना एक रूप है, स्वरूप है। कहीं पर पहाड़ हैं, तो कहीं मैदान हैं, तो कहीं मरुस्थल हैं, तो कहीं दलदल हैं, और हर क्षेत्र में अलग प्रकार की कृषि का एक विकास हुआ है। अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो मनुष्य ने वहां भी जो है पहाड़ी ढालों को लेवल करके और उसमें भी वो जो है स्टेप फार्मिंग करने लगा है। डेजर्ट एरिया में भी वो उसने पानी ला करके जो है, इनफैक्ट आजकल जहाँ लो टेम्परेचर एरियाज हैं वहाँ ग्लास हाउस डेवलप करके और खेती की जाती है। तो ये अलग अलग जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जिनके कारण दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रूप से हम देखें तो अलग अलग कृषि प्रणालियों का विकास हुआ है। और इनमें पहली मैं बात करूं तो अंतर खेत प्रणाली है, जिसको इनफील्ड एग्रीकल्चर सिस्टम भी कहते हैं। इसमें ज्यादातर जैसे भारत जैसे देशों में इसका उपयोग किया जाता है कि जहां किसान आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं होता, तो वो खेत के अंदर जो उपज होती है उसी में जो है हरी खादों का इस्तेमाल करके और इस तरह की प्रणालियों को इस्तेमाल करता है। अगर मैं आउटफील्ड की बात करूं तो ये एक्सटेंसिव फार्मिंग के अंदर देखा जाता है, जहां पर विस्तृत रूप से यहाँ किसान काफी जो है आर्थिक रूप से मजबूत होता है, और वो बहुत सारे जो बाजार से खेती के जो प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनको परचेज करता है और उसको उपयोग करता है।
इसी तरह से खुली खेत प्रणाली की जो व्यवस्था है दुनिया के उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां आज भी मनुष्य मुख्य धारा में शामिल नहीं है, यानी समाज का वो हिस्सा जो जनजातीय रूप में है, और जहां कहीं भी इस तरह की खेती देखने को मिलती है दुनिया भर के अंदर, चाहे वो फिलीपींस का एरिया हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका का हो, चाहे अफ्रीका के बहुत सारे एरियाज हों, चाहे वो एशिया में इंडिया हो, श्रीलंका हो, या दूसरे कोई क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में जनजातीय जो कृषि, जनजातीय लोगों के द्वारा जो कृषि की जाती है, इसमें शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, खास तौर से मैं कहूँगा झूमिंग सिस्टम या शिफ्टिंग, जिसमें खेत के एक भाग को खुला छोड़ दिया जाता है या जंगल को साफ करके नई जमीन प्राप्त कर ली जाती है, तो नेचुरल वे में वो खेत की जो फर्टिलिटी है वो डेवलप होती है। और दूसरा जो सिस्टम है इसी में है क्लोज। यहाँ जो भारत जैसे भारत के उत्तरी क्षेत्रों में अगर हम देखें तो यहाँ क्लोज फील्ड्स का मतलब यह है कि जहाँ छोटी होल्डिंग्स हैं, खेतों का आकार प्राय छोटा होता है, क्योंकि भारत में एक और सामाजिक व्यवस्था है कि यहाँ परंपरागत रूप से ट्रेडिशनली एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जमीन का हस्तांतरण होता है, और वो अगर एक जो है व्यक्ति के 4 बच्चे हैं या 4 बेटे हैं तो वो जमीन उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जो है 4 हिस्सों में बढ़ जाती है, और तीसरी जनरेशन में आते आते वो और छोटी हो जाती है। तो छोटी जो होल्डिंग्स हैं ये भारत की बहुत बड़ी समस्याएं हैं कृषि के रूप में, कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जनरेशन के साथ जो है हमारी जो होल्डिंग है उसका साइज बहुत छोटा होता चला जा रहा है, और ऐसे में जो है ये इस तरह की प्रणाली उत्तर भारत में खास तौर से देखने को मिलती है। तो ये दुनिया भर में पाए जाने वाले एग्रीकल्चर सिस्टम है। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि एक और चीज है वो है टाइप्स, कि दुनिया में धरती के ऊपर जो अलग अलग प्रकार की कृषि प्रणालियों का और जो प्रकारों का विकास हुआ है वो किस प्रकार हुआ है, कि दुनिया में जो सोच है लोगों की, जो दुनिया का रहवास है, दुनिया की जो व्यवस्थाएं हैं, इसके साथ ही धरातल का स्वरूप कैसा है, धरातल का स्वरूप होने के साथ ही वहां का जलवायु कैसा है, अगर ये हम सब ध्यान में रखें तो उसको ध्यान में रखते हुए सामाजिक रूप से जिस प्रकार की जो जहां पर जो जनसंख्या पाई जाती है उस विशेष स्थान के ऊपर पाई जाने वाली जनसंख्या ने अपने उस एरिया को देखते हुए, अपने उस क्षेत्र को देखते हुए अपने तरह की कृषि प्रणालियों का विकास किया है। जैसे मैं बात करूं कि कृषि के साथ ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि पशुपालन भी होता है, तो ये एक पूरा सिस्टम बन जाता है कि पशुपालन और खेती ये एक इकाई के रूप में हम देख सकते हैं कृषि का प्रकार है। तो दुनिया में कितने प्रकार की जो कृषि है वो पाई जाती है और वो स्थान विशेष पर क्यों विकसित होती है, तो दुनिया में जहां कहीं भी आज भी हम देख सकते हैं कि जहां आदिवासी जनसंख्या है या जो लोग मुख्य धारा में नहीं है समाज की या दुनिया की, वो लोग आज भी कृषि को पुरातन तरीके से करते हैं। इसकी 2 विशेषताएं हैं। एक जो एक स्थान पर रहकर करते हैं उसको हम जो है पुरातन पंथी या रूडिमेंटल सेडेंटरी एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, और जो इस कृषि को बदल देते हैं यानी स्थान का परिवर्तन करते हैं, इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, भारत में इस तरह के सिस्टम को अलग अलग नामों से नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये उन क्षेत्रों में है जहां आज भी आदिवासी लोग रहते हैं जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं है, वो अपने तरीके से, और इस प्रकार वो आज के मॉडर्न एरा की कोई भी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जबकि दूसरे पार्ट में अगर हम देखें तो जो व्यवस्था है वो उन क्षेत्रों में पैदा हुई है जिसको हम घुमक्कड़शील पशुचारण कह सकते हैं या नोमैडिक हार्डिंग के रूप में हम देखते हैं। ये उन क्षेत्रों में है जहां ज्यादातर कृषि योग्य भूमि का अभाव पाया जाता है, और ये जो जनसंख्या है जो इस तरह की ये खास तौर से मध्य एशिया में देखने को मिलती है, अरब के पठार तक है, जिसमें उज़्बेक, कजाक, किर्गिज, बद्दूज, ये इस तरह की जो जातियां, भारत में भी एक जाति है इसमें जो जम्मू कश्मीर में मिलती है, गुर्जर और गद्दी। ये जो जनजातियां हैं ये पशुओं के ऊपर निर्भर करती हैं, इनकी पूरी अर्थव्यवस्था पशुओं पर है, और इनका विशेष तौर से जो है पशु पालने या अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनको पशुओं पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे इनका क्लोथिंग हो, चाहे टेंटिंग हो, चाहे इनका फूडिंग हो, चाहे इनका ऑर्नामेंटल या वेपन सिक्योरिटी के लिए हो या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो। तो ये जब कभी भी इनको सुटेबल क्लाइमेट मिलता है अपने मूवमेंट के दौरान
या कहीं छोटी खुली जगह मिल जाती है तो ये कभी कभी खेती भी कर लेते हैं। और जनरली दूसरी जो ट्राइब्स हैं इनके साथ इनका एक एक्सचेंज चलता है गुड्स का। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं एनिमल रैंचिंग की बात करें कि दुनिया में ये जो एक टाइप हुआ है कि जहां पशु बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, खुले खेत हैं, चराई के लिए अच्छी व्यवस्था है, वहां उन क्षेत्रों में तो जनरली जब यूरोप के लोग गए दूसरे दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में तो वहां इन्होंने एक विस्तृत, अगर मैं भारतीय भाषा में कहूँ तो एक बहुत बड़ा बाड़ा जो लगभग 600-700 हेक्टेयर से भी बड़ा हो सकता है, उसमें सारी सुविधाओं से युक्त जानवरों को अगर पाला जाता है तो इसको एनिमल रैंचिंग कहते हैं। और ये जनरली चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका हो, चाहे यूरोप के कुछ क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके बाद जैसे जलवायु विशेष में कृषि का विकास होता है, जैसे भूमध्य सागर है तो उसके आसपास जो जलवायु पाई जाती है उसको भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। और ऐसी जलवायु में जो है विशेष प्रकार के कुछ जो है कृषि पदार्थ पैदा होते हैं, कृषि उपजें पैदा होती हैं, उनमें खट्टे रसदार फल हैं, अंगूर है, या जो है पशुओं के लिए अल्फा ग्रास है, या फल उत्पादन है। तो ये एक अलग प्रकार की कृषि प्रणाली के रूप में, अलग प्रकार के कृषि क्षेत्र के रूप में सामने आता है। इसी प्रकार जब यूरोप के लोग यूरोप से बाहर गए, बाहर नए क्षेत्रों की खोज की और वहां जाके उन्होंने अपना रहवास किया, लेकिन यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए मांग बढ़ी तो उन्होंने अपनी जरूरत के लिए एक नई विशेष प्रकार की कृषि को उत्पादित किया और उसमें जो है वो कृषि बागाती कृषि या प्लांटेशन के रूप में सामने आई, जिनमें रबड़, कॉफी, चाय, केला, कोकोनट, इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो लगाए जाते हैं। और इस तरह की उपजें जो है इसकी ज्यादातर उपभोक्ता जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लोग हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ जनसंख्या अधिक है वहाँ सघन जीवन निर्वाह कृषि जो पेट भरने के लिए की जाती थी, या जहाँ जनसंख्या न्यून है और विकसित राष्ट्र के रूप में है, जहाँ वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति बहुत ज्यादा हुई, वहाँ विस्तृत कृषि के रूप में है। और जब इन दोनों कृषि के साथ अगर पशुपालन किया जाता है तो इसको मिश्रित कृषि के रूप में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार व्यापारिक रूप से जब जनसंख्या बढ़ी तो दुधारू पशुओं की मांग बढ़ी, क्योंकि दुनिया भर में दूध की जो मांग है वो अत्यधिक है और इसको शहरों के समीप जब उत्पादित किया जाता है डेयरी उद्योग के रूप में तो डेयरी कृषि का विकास हुआ। इसमें दुधारू पशुओं को जनरली पाला जाता है और अगर वो मिल्किंग कम करते हैं तो उनको फिर जो है मांस के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरह से ये एक रूप है। और इसी प्रकार जो शहरों की आवश्यकता होती है रोजमर्रा की, जिसको शहरों के आसपास उत्पादित की जाती है, जैसे फूल हैं, साग सब्जियां हैं, तो इस तरह की कृषि को उद्यान कृषि के रूप में लिया गया है। तो दुनिया भर में जो मेथड्स हैं या जो सिस्टम हैं या जो टाइप है फार्मिंग के वो ये हैं और जो मैंने आपको विस्तार से बताया। और दुनिया का जो एग्रीकल्चरल टाइप है इसका सबसे उत्कृष्ट रूप जो डी विटलसी ने दिया था 13 रीजन में, डी विटलसी ने इसको 13 रीजन में दुनिया के जो फार्मिंग सिस्टम या एग्रीकल्चरल टाइप हैं इनको डिवाइड किया था। और कल बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस बेसिस पे किया था, उसका बेसिस क्या था। और मैं समझता हूँ कि आपको ये मेथड्स, टेक्निक्स और जो टाइप्स हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट।